वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम जो सेकंड यूनिट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, इसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें देखिए काफ़ी सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं और ये जो चैप्टर नंबर 7 है, कॉची-गूड्सा प्रमेय और सम्मिश्र समाकलन, ये लगभग खत्म होने की ओर। देखिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सारे कंसेप्ट हैं ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हमने देखिए लास्ट क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे और मैंने आपसे बोला था कि आप ये जो क्वेश्चंस हैं बाकी के, इनकी आप प्रैक्टिस करें। तो आपने प्रैक्टिस भी की होगी और जिन स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स भी पूछी मुझसे व्हाट्सएप पे, तो मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया। देखिएगा अब आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, ये टॉपिक रहेगा अनिश्चित समाकल। अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या प्रति अवकलज, और इसी का ही एक और नाम है पूर्वक। तो टॉपिक रहने वाला है आज का अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या पूर्वक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से काफी बार थ्योरम्स भी पूछी गई है एग्जाम में। तो अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या पूर्वक क्या होता है, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा कि माना कोई एक से संबद्ध प्रांत है डी, एक से संबद्ध प्रांत है डी। अब एक से संबद्ध क्या होता है, मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से कि अर्थात इसके अंदर जब कोई समृद्ध वक्र बनेगा तो उसे कितना भी छोटे से छोटा कर लो, लेकिन ये वक्र से बाहर, इस प्रदेश से बाहर यदि नहीं जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक से संबद्ध प्रदेश कहलाता है। अब एक से संबद्ध प्रदेश बोल दो या प्रांत बोल दो, एक ही चीज है। तो माना एक से संबद्ध प्रांत डी में एफ जेड है, कोई एफ जेड जो है स्मॉल एफ जेड, ये एफ जेड क्या है, विश्लेषक फलन है। क्या है, विश्लेषक फलन है। विश्लेषक फलन है तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो गया। तब एक फलन कैपिटल एफ जेड, कैपिटल एफ जेड, ये कैपिटल एफ जेड, इस फलन स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकल या पूर्वक या प्रति अवकलज कहलाता है यदि दो चीजें हों। यदि फर्स्ट पॉइंट कैपिटल एफ जेड क्या हो, प्रांत डी में विश्लेषक हो, प्रांत डी में क्या हो, विश्लेषक हो तथा सेकंड पॉइंट कि जो कैपिटल एफ जेड है, इस कैपिटल एफ जेड का जो अवकलज है वो क्या है, स्मॉल एफ जेड आए। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कैपिटल डी। यदि ये दोनों शर्तें संतुष्ट हो जाती हैं तो कैपिटल एफ जेड फंक्शन स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या पूर्वक कहलाता है। ठीक है, तो मैं इसकी देखिए प्रॉपर आपको डेफिनेशन बोल रहा हूं। मेरे नोट्स जो आपको हर क्लास के साथ मिलते हैं उनमें रिटर्न मिल जाएगी कि माना एक से संबद्ध प्रांत डी में फलन एफ जेड विश्लेषक है, फलन एफ जेड विश्लेषक है, तब एक फलन कैपिटल एफ जेड फलन स्मॉल एफ जेड का एक से संबद्ध प्रांत डी में अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या पूर्वक कहलाता है यदि एफ कैपिटल एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषक हो तथा एफ डैश जेड बराबर स्मॉल एफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका मैं दोनों तरफ यदि समाकलन कर दूं तो अवकलन से ये समाकलन कैंसिल हो जाएगा, तो एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड। ठीक है, ओके। तो इस स्थिति में जो एफ जेड है ये फंक्शन स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकल या प्रति अवकलज या पूर्वक कहलाता है। आपके बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें अनिश्चित समाकल को कैपिटल एफ जेड की जगह फाई जेड से शो किया गया है।
तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए मैं आपको इजी से इजी वे से सारे कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बुक में क्या है कि थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज होती है, इसलिए मैंने क्या है कि एफजेड से एफजेड मेल खा जाएगा, कैपिटल स्मॉल का ही डिफरेंस रहेगा, इसलिए मैंने कैपिटल एफजेड से शो कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये अनिश्चित समाकल, देखिएगा इसे प्रति अवकलज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समाकलन की उल्टी प्रक्रिया होती है अवकलन, तो इसलिए समाकलन को प्रति अवकलज भी कहा जा सकता है। और हम जानते हैं कि समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, तो वो तो निश्चित समाकलन होता है, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में अभी तक अपन ने जो सम्मिश्र फलन का जो समाकलन पढ़ा है वो एक निश्चित समाकलन पढ़ा है, क्योंकि उसमें अपर लिमिट भी थी और लोअर लिमिट भी थी। अब यहाँ से अपन जो पढ़ रहे हैं वो अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं, यानी जो इंटीग्रेशन है उसकी लिमिट नहीं होगी, जो सम्मिश्र फलन का इंटीग्रेशन होगा उसकी लिमिट नहीं होगी। तो ये टॉपिक अनिश्चित समाकलन या प्रति अवकलज या पूर्वक जो है, इसकी डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और लास्ट 2-3 इयर्स में पूछी गई है। वो थ्योरम क्या है कि जो ये अनिश्चित समाकलन है, इसके फलन एफजेड के अनिश्चित समाकलन के होने की आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त, ये आपके प्रमेय नंबर 7.8.3 है आपके बुक में, ठीक है। अब बुक उसका मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा, 2-3 बार आई हुई है आपके एग्जाम में। और देखिए जो प्रूफ है वो बेहद इजी है, मेरे जो कंसेप्ट है यदि उससे आप समझोगे तो बेहद इजी प्रूफ हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है, ठीक है। और एक एक कंसेप्ट को आप ध्यान से देखते चलोगे, ठीक है। तो प्रमेय का स्टेटमेंट ये है, बुक में थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट को आपको यही ध्यान रखना है कि एक से संबद्ध प्रांत डी में, एक से संबद्ध प्रांत डी में फलन एफजेड के अनिश्चित समाकल रखने की आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त है कि वही दो चीजें जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी कि फलन एफजेड प्रांत डी में विश्लेषक हो, प्रांत डी में विश्लेषक हो, प्रांत डी में विश्लेषक हो, तथा पुनः किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है, अचर का अंतर होता है। ये आपके थ्योरम का स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2-3 बार पूछी गई है। आपके बुक में देखना चाहो तो 7.8.3 थ्योरम है ये। थोड़ा सा स्टेटमेंट में को मैंने सरल लैंग्वेज में लिख दिया है, ठीक है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट कि एक से संबद्ध प्रांत है डी, समझिएगा बात को ध्यान से, एक से संबद्ध प्रांत हो गया डी, इसमें फलन एफजेड है, ये फलन हो गया एफजेड, इसमें डिफाइन है। इसके जो अनिश्चित समाकलन है, इसका अनिश्चित समाकलन हमने क्या माना था, कैपिटल एफजेड।
तो एफ जेड का अनिश्चित समाकलन कैपिटल एफ जेड परिभाषित हो इस प्रांत डी में, तो इसकी आवश्यक और पर्याप्त शर्त यह है कि एफ जेड क्या हो प्रांत डी में विश्लेषक हो, एफ जेड क्या हो प्रांत डी में विश्लेषक हो। देखिएगा आवश्यक और पर्याप्त जो प्रतिबंध वाली थ्योरम है इनको कैसे प्रूव किया जाता है मैं आपको समझा चुका हूं यूनिट नंबर फर्स्ट में। विश्लेषक फलन की आवश्यक और पर्याप्त शर्त भी हमने प्रूफ की थी कि आवश्यक और पर्याप्त शर्त वाली जो थ्योरम है उसको दो भागों में जो प्रूफ किया जाता है कि पहले आवश्यक शर्त लेके चलते हैं, पर्याप्त शर्त लेके आते हैं, पर्याप्त शर्त लेके चलते हैं और आवश्यक शर्त लेके आते हैं। अब इसी थ्योरम में एक और स्टेटमेंट ये जोड़ दिया गया है कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों में अचर का अंतर होता है। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट है वो मेन यहां तक है, पहले हम इसको प्रूफ करेंगे और फिर इसके बाद इस छोटे से जो लाइन है इसको प्रूफ करेंगे। चलिएगा सर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टेटमेंट आपको मैंने लिख दिया है, अब इसका प्रूफ को थोड़ा ध्यान से आपको समझना होगा। प्रूफ सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे कि एक से संबद्ध प्रांत डी में फलन एफ जेड को क्या मानेंगे, फलन एफ जेड का क्या, फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकलन कैपिटल एफ जेड मान लेंगे और फलन एफ जेड को प्रांत डी में विश्लेषक प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम कि प्रांत डी में एफ जेड का अनिश्चित समाकलन कैपिटल एफ जेड मान लेंगे और एफ जेड को प्रांत डी में विश्लेषक क्या प्रूव करेंगे, विश्लेषक प्रूव करेंगे। और फिर सेकंड टाइम में क्या करेंगे कि विश्लेषक मानेंगे और क्या प्रूव करेंगे कि एफ जेड का अनिश्चित समाकलन कैपिटल एफ जेड है, ये प्रूव करेंगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि माना एक से संबद्ध प्रांत डी में, माना एक से संबद्ध प्रांत डी में, संबद्ध प्रांत डी में फलन स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल क्या है, कैपिटल एफ जेड है। ये हमने मान लिया कि एफ जेड का जो अनिश्चित समाकलन है वो कैपिटल एफ जेड है और कैपिटल एफ जेड है तो अतः अनिश्चित समाकलन की परिभाषा से क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड बराबर स्मॉल एफ जेड हो जाएगा फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू डी, और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध ये करना है कि फलन एफ जेड प्रांत डी में क्या है, विश्लेषक है। तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि फलन एफ जेड प्रांत डी में क्या है, विश्लेषक है। विश्लेषक प्रूफ करना है एफ जेड, फलन एफ जेड को क्या प्रूफ करना है, विश्लेषक प्रूफ करना है। ठीक है सर। तो कैसे देखिए विश्लेषक प्रूफ करते हैं, बस एक एक लाइन को समझते हुए चलिएगा। चूंकि एफ जेड का जो कैपिटल एफ जेड है इसका अवकलज क्या होगा, क्योंकि एफ डैश जेड बराबर एफ जेड है, तो चूंकि कैपिटल एफ जेड का अवकलज, अवकलज क्या होगा, स्मॉल एफ जेड, अवकलज स्मॉल एफ जेड प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, विद्यमान है। प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान है। प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान होगा बिल्कुल, क्योंकि एफ डैश जेड जब एफ डैश जेड की वैल्यू क्या है, एफ जेड है, तो अतः एफ जेड का जो अवकलज है एफ जेड वो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान है। चूंकि एफ जेड का अवकलज एफ जेड स्मॉल एफ जेड प्रांत डी के
प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान है, बिल्कुल विद्यमान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, विद्यमान है तो अतः फलन एफ जेड प्रांत डी में क्या है, अवकलनीय फलन है, क्योंकि इसका अवकलज विद्यमान है तो एफ जेड क्या हो गया, अवकलनीय फलन हो गया। अतः एफ जेड प्रांत डी में क्या है, अवकलनीय फलन है, अवकलनीय फलन है। यानी एफ जेड का जो अवकलज है वो प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान है, तो एफ जेड क्या हो गया, प्रांत डी में अवकलनीय फलन हो गया। और अवकलनीय हो गया तो विश्लेषक हो गया, क्योंकि विश्लेषक की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक फलन किसी प्रांत में विश्लेषक कब कहलाएगा, जब प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है एफ जेड, अतः एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषक फलन है, तो एफ जेड क्या हो गया, विश्लेषक हो गया। अब हमें विश्लेषक प्रूफ किसको करना है, स्मॉल एफ जेड को प्रूफ करना है। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 8 में आप एक थ्योरम पढ़ोगे कि एक विश्लेषक फलन का अवकलज भी विश्लेषक फलन होता है। इस स्टेटमेंट का यूज आपको याद हो तो हमने यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 3 की एक थ्योरम में भी किया था। क्या स्टेटमेंट बोला मैंने कि एक विश्लेषक फलन है तो उस विश्लेषक फलन का अवकलज भी विश्लेषक होता है। ये चैप्टर नंबर 8 की थ्योरम है जो आगे आएगी, इसका हमें यूज करना है। चूंकि हम जानते हैं कि एक विश्लेषक फलन का अवकलज भी विश्लेषक होता है, अवकलज भी विश्लेषक होता है, तो अतः एफ जेड क्या है, विश्लेषक था, तो इसका अवकलज यानी एफ डैश जेड बराबर क्या है, स्मॉल एफ जेड, तो एफ जेड का अवकलज यानी स्मॉल एफ जेड भी प्रांत डी में विश्लेषक है। अतः एफ डैश जेड बराबर स्मॉल एफ जेड भी क्या है, प्रांत डी में विश्लेषक है। और यही हमें प्रूफ करना था, कि यानी हमको स्मॉल एफ जेड को प्रांत डी में विश्लेषक प्रूफ करना था और ये हमने कर दिया। तो देखिएगा इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सबसे पहले हमने माना क्या था कि एफ जेड जो है स्मॉल एफ जेड, इसका प्रांत डी में अनिश्चित समाकलन कैपिटल एफ जेड माना, और फिर स्मॉल एफ जेड को क्या प्रूफ कर दिया, प्रांत डी में विश्लेषक प्रूफ कर दिया। अब इसका हमको सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, तो सेकंड पार्ट जो विलोमतय होगा, इसमें क्या होता है, सेकंड पार्ट में हम उल्टा लेके चलते हैं। अभी तक तो हमने एफ जेड को विश्लेषक प्रूफ किया है, अब हम एफ जेड को विश्लेषक मानेंगे और कैपिटल एफ जेड को स्मॉल एफ जेड का अनिश्चित समाकलन प्रूफ करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिएगा विलोमतय, देखिए थोड़े कंसेप्चुअल चीजें हैं, यदि एक फ्लो में समझोगे तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं इजी वे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो विलोमतय में क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि एफ जेड को प्रांत डी में क्या मानेंगे, विश्लेषक मानेंगे। माना फलन एफ जेड एक से संबद्ध प्रांत डी में एक से संबद्ध प्रांत डी में
क्या है, विश्लेषक है, विश्लेषक है। और विश्लेषक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। विश्लेषक की परिभाषा हम जानते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि फलन fz का प्रांत d में अनिश्चित समाकल क्या है, कैपिटल fz है। तो कैपिटल fz को स्मॉल fz का अनिश्चित समाकल प्रूव करना है। अर्थात अनिश्चित समाकल की डेफिनेशन से हम इसको लिख सकते हैं, हमें ये चीज प्रूव करनी है, f डैश z बराबर स्मॉल fz फॉर ऑल z बिलोंग्स टू d। ये हमें प्रूफ करना। अब देखिएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझो। हमें ये चीज प्रूफ करके लानी है, तो 2 मिनट में आपको बस यहां इधर समझा देता हूं कि ऐसा क्या कब आएगा। तो देखिए, इसका मतलब क्या है कि f डैश z, इस प्लस fz को इधर ले जाए तो माइनस fz हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। क्लियर? और f डैश z का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h, यही होगा। और माइनस fz चलेगा। तो मतलब इस प्रकार से हमको ये लेके चलना पड़ेगा कि ऐसी टर्म बना देंगे हम, और ऐसी टर्म को क्या बोलते हैं, f डैश z। तो ये f डैश z हो जाएगा और इस माइनस fz को इधर ले जाएंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक फंक्शन मानना पड़ेगा, क्या, कैपिटल fz। क्या मानना पड़ेगा, कैपिटल fz मानना पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम ये मानेंगे, माना एक से संबद्ध प्रांत d में, बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा, माना एक से संबद्ध प्रांत d में z0 जो है वो एक स्थिर बिंदु है। क्या है, स्थिर बिंदु है, एक स्थिर बिंदु है। तथा स्थिर मतलब फिक्स पॉइंट है। तथा z एक चर बिंदु है, चर बिंदु का मतलब z कहीं भी हो सकता है, वेरिएबल पॉइंट है। z एक चर बिंदु है, तो मान लिया हमने कैपिटल fz बराबर इंटीग्रेशन z0 से z और ft dt। क्या बोला मैंने ये बोला कि एक से संबद्ध प्रांत है ये d, इसमें z0 तो क्या है, एक स्थिर बिंदु है, मतलब फिक्स पॉइंट है कि ये यहां से कहीं नहीं जाएगा। और z0 क्या है, एक चर बिंदु है, कहीं भी हो सकता है, वेरिएबल पॉइंट है। तब एक फंक्शन माना अपन ने कैपिटल fz, और ये कैपिटल fz कब आया, जब z0 से z तक का जो वक्र है इसके रेस्पेक्ट में एक फंक्शन ft dt का इंटीग्रेशन करें तो ये fz आ गया। ये हमने मान लिया। क्यों माना है, क्योंकि हमको fz चाहिए, इसलिए हमने ये माना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या किया हमने, क्योंकि मेरे को चीज क्या लेके आनी है, देखिए साइड में लिख दूं, मेरे को लाना है f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h, और लिमिट लगा के इसे ही तो बोलेंगे f डैश z, तभी तो बनेगा f डैश z। तो fz तो आ गया, अब क्या आना चाहिए, f ऑफ z प्लस h भी आना चाहिए। तो क्या करता हूं मैं, माना z के प्रतिवेश में, प्रतिवेश मतलब पड़ोस में एक अन्य बिंदु z प्लस h है, एक अन्य बिंदु, एक इसको देंगे 2 क्योंकि एक वहां पे दे चुके हैं, एक अन्य बिंदु z प्लस h। तो
तो ये जो z है ना, इसके प्रतिवेश में, प्रतिवेश मतलब पड़ोस में एक अन्य पॉइंट मान लिया z प्लस एच। क्या मान लिया? z प्लस एच मान लिया। तो ये जो फंक्शन f है वो z प्लस एच के लिए परिभाषित हो जाएगा। अतः f ऑफ z प्लस एच बराबर इंटीग्रेशन z0 से, और यहाँ क्या आ जाएगा z की जगह z प्लस एच और ये ft और ये dt, और ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है तुम खुद ही बता दोगे। क्या करना है कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाना है। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2, तो ये हो जाएगा f ऑफ z प्लस एच माइनस f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन z0 से z प्लस एच ft dt माइनस इंटीग्रेशन z0 से z और ये ft dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, तो ये आ गया f ऑफ z प्लस एच माइनस f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन z0 से z प्लस एच ft dt। और यदि इसकी लिमिट्स को चेंज कर दूं, मतलब अपर लिमिट को लोअर और लोअर को अपर बना दूं, तो साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा z से z0 और ये ft और ये dt। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, f z प्लस एच माइनस f ऑफ z बराबर इंटीग्रेशन z से z प्लस एच और ये ft और ये dt। बन गया सर, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें सबसे पहले, क्योंकि मेरे को ये लाना है f ऑफ z प्लस एच माइनस f ऑफ z अपॉन h, और लिमिट क्या लगनी चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तभी तो बोलूंगा इसको f डैश z, और माइनस में चलना चाहिए स्मॉल f z और इधर आना चाहिए 0। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे आप बैठो नहीं चीजों को, कंसेप्ट क्लियर हो। तो f डैश z बराबर स्मॉल f z, मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले तो इसमें h का भाग देना पड़ेगा दोनों पक्षों में, और क्या माइनस करना पड़ेगा, f z माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा f ऑफ z प्लस एच माइनस f ऑफ z अपॉन h का भाग दे दिया। फिर इसके बाद इसमें से क्या किया, स्मॉल f z माइनस किया। तो यहाँ पे भी सबसे पहले तो h का भाग दे दिया और क्या कर दिया, स्मॉल f z माइनस कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया f ऑफ z प्लस एच माइनस f ऑफ z अपॉन h माइनस स्मॉल f z बराबर 1 अपॉन h इंटीग्रेशन z से z प्लस h, और इसको लिख सकते हैं f ऑफ t माइनस f ऑफ z, और ये हो गया, हाँ जी, f ऑफ t और ये f ऑफ z और ये हो गया dt। लिख सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, इसमें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे को। ठीक है, लिख सकते हैं इस प्रकार से। और इनको क्या है कि दोनों को, अब देखिए, हाँ जी, अब क्या करना है मेरे को ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये 0 लेके आनी है। क्या लेके आनी है, 0, क्योंकि ये जब 0 हो जाएगी तो इधर में लिमिट h टेंड्स टू 0 बोल के ये f डैश z बन जाएगा और ये माइनस f z प्लस f z हो जाएगा, और जो हमें प्रूव करके लाना है वो आ जाएगा। तो यानी मेरे को ये चीज 0 बनानी है, और मैंने आपको एक रूल बताया था फर्स्ट यूनिट में कि कॉम्प्लेक्स में जब भी कोई चीज 0 बनानी होती है तो उस इक्वेशन का क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। तो क्या ले लेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। मॉड ले लिया तो ये हो जाएगा f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h माइनस स्मॉल f z,
और जब इस मोड को अलग अलग करके लिखेंगे इन पे, तो मैंने आपको बताया था कि मोड जब अलग अलग हो जाता है तो संख्या बड़ी आ जाती है, तो साइन किसका आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल का। स्टार्टिंग की क्लास में सारी चीजें बताई थी। तो ये जाएगा 1/h का मोड इंटीग्रेशन z से z प्लस h, और ये हो जाएगा ft माइनस fz का मोड, और ये हो जाएगा dt का मोड, dt का मोड। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिएगा, इसको जीरो बनाना है, तो इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिएगा, चूंकि जो फलन है, फलन fz, ये प्रांत d में विश्लेषिक है, प्रांत d में विश्लेषिक है, ये हम मान के चल रहे हैं विश्लेषिक है। और विश्लेषिक है तो विश्लेषिक है तो अवकलनीय होगा, और अवकलनीय है तो संतत भी होगा। तो अतः फलन fz प्रांत d में संतत है, प्रांत d में संतत है। और फलन fz जब प्रांत d में संतत है तो कौन सी परिभाषा लग जाएगी, संततता की कोशी की परिभाषा से। अतः संततता की कोशी की परिभाषा से, संततता की कौशी परिभाषा से। कौशी परिभाषा क्या होती है, आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्वान होता है कि, ये विद्वान का साइन है, such that ft माइनस fz का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, जब when, कब, जब t माइनस z का मॉड लेस देन डे दो, तो ये संततता की कोशी की परिभाषा होती है। आप सेकंड ईयर में पढ़ के आए हो कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान होता है सच दैट कि ft माइनस fz का मॉड लेस देन एप्सिलॉन व्हेन t माइनस z का मॉड लेस देन डे। तो देखिएगा समीकरण 4 में, और इसको दिया हमने समीकरण नंबर 5, 4 का 5 में यूज करने पर, यूज 5 in 4, तो समीकरण 5 का समीकरण 4 में यूज करेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h माइनस स्मॉल fz का मॉड लेस देन इक्वल। तो इसकी जगह देखिए 1 अपॉन h का मॉड और लेस देन z से z प्लस h, और इसकी जगह देखिए बड़ी संख्या ही आ रही है तो बड़ा ही साइन आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन का एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt का मॉड, dt का मॉड हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा हाँ जी, f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h माइनस स्मॉल fz का मॉड लेस देन इक्वल टू। अब dt की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो h का मोड आएगा, h के मोड से h का मोड गया और इंटीग्रेशन हट गया, बचा क्या, साइन। ठीक है, अब चूंकि ये जो साई है एक अल्प धनात्मक संख्या है, अल्प धनात्मक संख्या है, और अल्प धनात्मक संख्या है, अतः एप्सिलॉन बराबर 0 है। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, 0। तो ये हो जाएगा f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h माइनस स्मॉल fz का मॉड लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए h है तो h भी तो एक स्वेच्छ धनात्मक अल्प संख्या है, तो h की लिमिट भी क्या आ जाएगी, h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लेने पर
तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h माइनस स्मॉल f z का मॉड और लेस देन इक्वल टू g। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अब देखिए, आप 11th क्लास में असमिका पढ़ के आए हैं, असमिका कि यहां पर ये मोड की संख्या है, तो मोड की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, मतलब 0 से छोटी नहीं होती, इसलिए क्या होगी धनात्मक। तो इसलिए क्या है, इक्वल का चिन्ह आएगा, लेस देन का चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा लिमिट और मोड हट जाएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस h माइनस f ऑफ z अपॉन h माइनस स्मॉल f z बराबर 0। और ये क्या बन जाएगा, इससे f डैश z, यही वाली चीज आ गई ना, यही वाली चीज आ गई ना स्टार्टिंग में जो बताई थी, इसलिए आपको स्टार्टिंग में बताई थी, माइनस स्मॉल f z बराबर 0। तो f डैश z बराबर स्मॉल f z, और यही हमें प्रूव करना था। अतः यहां लिखेंगे, अतः f z का अनिश्चित समाकल, अनिश्चित समाकल क्या है, कैपिटल f z है। और ये किससे परिभाषित है, जो कि ये जो अनिश्चित समाकलन है ये समीकरण 2 से परिभाषित है, क्योंकि समीकरण 2 में ही तो माना था, समीकरण 2 में ये माना था f z बराबर इंटीग्रेशन z0 से z और f t dt, और यही हमें प्रूफ करना था, आंसर प्रूफ। तो ये आपके जो फलन f z के अनिश्चित समाकलन की आवश्यक और पर्याप्त शर्त वाली जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इस थ्योरम में आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखें और मेरे जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ उनसे अपने नोट्स बनाएं, फिर से समझें। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछें, एक एक कंसेप्ट आप क्लियर करो। देखो मैथमेटिक्स में कुछ भी रटने का नहीं होता है, यदि आप चाहो तो इतने मतलब डीपली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर करें आप। अब इस थ्योरम में एक छोटा सा सेंटेंस और रह रहा है कि किन्हीं दो अनिश्चित समाकलनों का जो अंतर है वो अचर होता है, इसको अपन नेक्स्ट कल प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी जो स्टडी है इसको कंटिन्यू रखिए और हमारे जो चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।